So testes क्या होते हैं? They are responsible for sperm production and synthesis of male sex hormones, all of you know it. Clear? Now, कहाँ पाया जाता है? In postnatal, पैदा होने के बाद कहाँ पे प्रोड्यूस पाया जाता है? In scrotal sac. ठीक है, connected to the inner workings by a spermatic cord. Spermatic cord, ठीक है. तो आप लोग डायग्राम देखोगे तो बिल्कुल ये डायग्राम है, ठीक है. ये आपका स्क्रोटम सेक है. स्क्रोटम के अंदर में कौन पाया जाता है? टेस्टिस, ठीक है. उसके डिफरेंट पार्ट्स होंगे, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है. ना तो इसका पर्पस क्या है? प्रोडक्शन ऑफ सीमेन एंड हार्मोन्स, ठीक है ना. इसको यहाँ से रहने. अगर देखोगे तो और भी कुछ हम लोग ग्लैंड्स की बात करेंगे. यहाँ पे आप लोग टर्म्स सुने होंगे, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है. तो यहाँ आप देखोगे, यहाँ पे एम्पुला है, यहाँ पे कौन है? सेमिनल वेसिकल होगा, फिर प्रोस्टेट ग्लैंड होगा. तो एक एक करके इसके सारे फंक्शंस की बात हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है. इसको भी छोड़ दो. सो फंक्शन, टेस्टिस का फंक्शन क्या है? रेस्पॉन्सिबल फॉर स्पर्म प्रोडक्शन एंड सिंथेसिस ऑफ मेल सेक्स हार्मोन. टेस्टोस्टेरोन का काम क्या है? तो आप लोग देखे होंगे, अब लोग अभी कुछ लोग के दाढ़ी मूछ आना शुरू है, हो सकता है कुछ लोग अभी भी नहीं आए होंगे, कुछ लोग अभी कोशिश में होंगे, झूठ मूठ का रेजर चलाते होंगे, इससे दाढ़ी मूछ आ जाए, ठीक है. तो आप लोग देखे होंगे कि अराउंड 5-6 साल, 8-10 साल, ठीक है, 10-12 साल तक इवन बॉयज के गले की आवाज भी सुरीली होती होगी, ठीक है. एकदम लड़कियों की तरह सुरीली आवाज होती है, लोग बहुत अच्छा गाना गाते होंगे. और ऑल ऑफ अ सडन जैसे 14-15 साल के बाद आए, भैंस की तरफ आवाज निकलने लगी होगी, ठीक है. बहुत अंदर पड़ता है. जब मैडम लोग आके क्लास में पढ़ाती हैं तो बच्चे बहुत केयरफुली सुनते हो, क्या सुरीली आवाज आती है. सर लोग आके पढ़ाते तो भों 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 आवाज निकलती है. एनीवे, नथिंग डूइंग, इट ऑल बिकॉज ऑफ हार्मोन्स, ठीक है. तो 8-10 साल तक, 12 साल तक, उसके बाद आप लोग देखे होंगे 13-14 साल जाने के बाद बॉयज एंड गर्ल्स में बहुत सारे चेंजेस आते होंगे, ठीक है. बॉयज में आप देखोगे पहले एकदम पतले दुबले रहे होगे, ठीक है. फिर जैसे आप लोग 14-15 के बाद आओगे तो अभी भी तुम लोग बॉयज कहे जाते होगे, मैन नहीं कहा जाते होगे, ठीक है. अभी भी मैन वाली कैटेगरी में फुल्ली नहीं आए होगे, टुवर्ड्स बट नॉट मैन, ठीक है. तो अभी भी क्या है? बच्चे हो, लड़के हो, बच्चे हो, ठीक है, यही सुनते होंगे. क्योंकि फिर जब हार्मोन्स का प्रोडक्शन बढ़ेगा, यानी यहाँ के आपको मैन कौन बनाता है? टेस्टोस्टेरोन, ठीक है. कौन बनाता है? टेस्टोस्टेरोन. फिर आ जाएगी, फिर मोटी मोटी मूछ आ जाएगी, दाढ़ी आ जाएगी, परेशान हो जाओगे. कुछ लोग डेली जैसे ब्रश करते हैं वैसे डेली सेव करेंगे, ठीक है. कुछ लोग हफ्ते में करेंगे, कुछ लोग महीने 2-3 महीने वाले होंगे मेरे टाइप के. टाइम परमिट करेंगे तो देख लिया जाएगा, ठीक है. तो स्मार्ट लगना है तो हमेशा सेविंग वेविंग करना होगा, नहीं तो ऐसे ही पड़े रहोगे, ठीक है. तो मजबूरी हो जाएगी. तो फिर आपके बर्ड प्रोडक्शन, फिर ये जो होता है बिसेप्स ट्रिसेप्स होता है ना, कुछ लोग ऐसे करके चलते हैं, यहाँ तक हाफ टी शर्ट पहन के चलते होंगे, ठीक है. फटफटिया ले लेते हैं लोग, भटभट करके जाते रहते हैं लोग, और यहाँ हाफ टी शर्ट पहन के जाते हैं. वो सब कब आएगा? कब आएगा बताओ? अच्छा. और इवन जो एक्सरसाइज भी करते हैं लोग, सिर्फ एक्सरसाइज करने से मसल बिसेप्स ट्रिसेप्स नहीं आती है. अगर प्रॉपर टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन हो, इसीलिए कुछ लोग स्टेरॉइड्स लेना शुरू करते हैं, जो कि शरीर के लिए हार्मफुल होता है. तो प्रॉपर इस टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन हो और आप एक्सरसाइज करोगे तो आपके बिसेप्स ट्रिसेप्स, ठीक है, और सिक्स पैक एब ये सब डेवलप होते हैं. नहीं करोगे तो फैमिली पैक एब आ जाए, फैमिली पैक आ जाए. तो फैमिली के पता है ना, हाँ, या तो सिक्स पैक एब होगा या फिर फैमिली. ऑल दिस कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? टेस्टोस्टेरोन. सो टेस्टोस्टेरोन स्टिमुलेट द डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन्स, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियरल फीचर्स, ठीक है. इवन कुछ लोगों में अगर क्रिमिनल टेंडेंसी होती है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, तो उसके लिए भी उनकी सिर्फ गलती नहीं है या परवरिश की गलती नहीं है, उनके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन थोड़ा ज्यादा होता है. ज्यादा हो जाएगी तो फिर वो क्रिमिनल नेचर पे हो जाते हैं, थोड़े से एग्रेसिव हो जाते हैं, ठीक है. तो बॉडी में हार्मोन्स का एक लेवल बहुत जरूरी है. सो तो बॉयज में जो एग्रेशन होता है उसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है? टेस्टोस्टेरोन. सो behavioral features and function of testosterone and the secretion is tied to the secretion of LH from anterior pituitary gland. तो कितना टेस्टोस्टेरोन वगैरह बनेगा, प्रोडक्शन होगा, तो ये कहाँ पे? टाइड टू द सिक्रेशन ऑफ LH, लुटिनाइजिंग हार्मोन. अभी आप लोग पढ़े, आपका एंटीरियर पिट्यूटरी क्या प्रोड्यूस करते हैं? लुटिनाइजिंग हार्मोन एंड FSH. सो इट इज टाइड टू द सिक्रेशन ऑफ LH फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड. यही हम लोग अभी डिस्कस किए थे उस वीडियो में. तो अगर आप लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर देखोगे तो ये टेस्टिस के अंदर में आप देखोगे कई सारे लोब्यूल्स होते हैं, दिख रहे हैं लोब्यूल्स, और हर लोब्यूल्स के अंदर में क्या प्रेजेंट होते हैं? सेमिनिफेरस टिश्यूज. और इसी को अगर आप इस तरह से अगर मान लो हिस्टोलॉजी करोगे, अगर कट कर दोगे तो आपको क्या दिखाई देंगे? एक राउंड, एक राउंड, एक राउंड, एक राउंड दिखाई देंगे ऐसे हिस्टोलॉजी स्लाइड में. तो यही आपके लोब्यूल्स ऑफ टेस्टिस है, उसके अंदर में क्या प्रेजेंट है?
सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, दो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का जो देख रहे हैं, जो लोब्यूल्स हैं उसके बीच में क्या प्रेजेंट होता है? सेप्टा। फिर आप वहां पे देखो क्या है? एफरेंट ट्यूब्यूल्स। फिर कौन है? इसके ऊपर आपको क्या दिखाई देगा? एपिडिडाइमिस, और एपिडिडाइमिस से कन्वोल्यूशन ट्यूब जाके फिर कहां मिलता है? डक्टस एफरेंस। इसी का वो यहाँ पे फिर डायग्राम है। आपका जो आपका जो टेस्टिस होता है उसके ऊपर एक लेयर होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। तो यहाँ आपको वही सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। और ये जाके मिलता है यहाँ से एक रेटी टेस्टिस के थ्रू जाके कहाँ मिलता है? एफरेंटम। तो सेमिनस ट्यूब्यूल फॉलोड बाय रेटी टेस्टिस फॉलोड बाय एफरेंटम, फिर जाके एपिडर्मल डक्ट होते हुए कहाँ जाएगी? क्लियर यहाँ तक? तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहाँ पे होते हैं, कैसे होते हैं? अगर इसी एक, तो हम लोग अभी जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की बात कर रहे थे, इसी को अगर आप कट करके देखोगे तो अंदर में आपको क्या दिखाई देगा? ऐसा कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। बेसल लेमिना, ये कौन सा सेल हो गया? सर्टोली सेल्स। जो दिख रहा था ना, एक एक जो सेप्टा थे, तो राउंड अगर देखोगे तो क्या दिखाई देंगे? सर्टोली सेल्स और स्पर्मेटोगोनियम, ठीक है। और हर राउंड के बीच में जो ऐसे ऐसे राउंड जो होंगे रहते हैं, उसके बीच में जो जगह होती है उसको क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल सेल्स या लेडिक सेल्स। दिख रहे लेडिक सेल्स? यहाँ लेडिक सेल्स, यहाँ। और यहाँ पे आप लोग देखोगे तो ये जो आपका क्या सर्टोली सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और क्या प्रेजेंट होता है? स्पर्मेटोगोनिया, जिससे क्या प्रोड्यूस होंगे? स्पर्म्स। दिख रहे हैं? तो स्टार्टिंग में स्पर्मेटोगोनिया है, उससे क्या प्रोड्यूस हो रहा है? दिख रहे हैं स्पर्म्स यहाँ चारों तरफ? तो वही बिल्कुल वही इसका स्ट्रक्चर है। स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइड एंड स्पर्मेटिड फॉलोड बाय स्पर्मेटोजोआ। तो sperm and sperm production. Sperm production takes place in the testis. This testis contains close to 1000 coil tubes known as seminiferous tubules. जो coil tubes होते हैं उसको क्या बोलते हैं? Seminiferous tubules that produce thousands of sperm each second in healthy males. ठीक है? The inner lining of each tubule is lined with germinal tissue. Germinal tissue includes two kinds of cells. तो seminiferous tubules के अंदर जो germinal lining होती है, दो तरह के cells होते हैं। एक स्पर्मेटोगोनिक सेल्स और दूसरा सस्टाकेनुलर सेल्स, या फिर उसको क्या बोलते हैं? सर्टोली सेल्स, आल्सो नोन एज सस्टेंटेकुलर सेल्स। तो जो आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर में दो तरह के सेल्स होंगे, स्पर्मेटोजेनिक सेल्स एंड सर्टोली सेल्स। क्लियर ऑल ऑफ यू? या उसके फिर दूसरा नाम क्या होगा? सस्टेंटेकुलर सेल्स। तो स्पर्मेटोजेनिक सेल्स का काम क्या है? उसके अंदर में क्या होगी? मियोसिस 1 and 2 आप लोग देखोगे। So through meiosis these cells produce haploid. आपका जो जर्मिनल सेल्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। आपके सोमैटिक सेल्स क्या होते हैं? डिप्लॉइड। आपका ये सेल में क्या होता है? 2n। आपके कितने क्रोमोसोम्स हैं? 46। और जो स्पर्म होता है या ओवा होती है वो क्या होता है? n। ठीक है। फीमेल अगर मान लो अगर वो एक है तो क्या होगा? 22 प्लस x। और बॉयज के केस में क्या हो सकता है? 22 प्लस x और 22 प्लस y तक। ठीक है। जो सस्टेकुलर सेल्स या सर्टोली सेल होता है उसका काम क्या होता है? दे सस्टेन द स्पर्मेटोजेनिक सेल्स, नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। दे सस्टेन स्पर्मेटोजेनिक सेल्स। दे आल्सो सेक्रेट, इसके अलावा दे आल्सो सेक्रेट लुब्रिकेटिंग फ्लूइड टू एड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ स्पर्म्स। जब स्पर्म्स उस ट्यूब से बाहर आ रहे हैं तो वहां पे क्या होना चाहिए? फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, वरना क्या हो जाएगी? स्पर्म्स की डेथ हो जाएगी। तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? लुब्रिकेटिंग फ्लूइड टू एड मूवमेंट ऑफ स्पर्म एट द एग्जिट टेस्टिस से बाहर निकलते हैं वाया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एंड इवेंचुअली एपिडर्मिस। तो इसका दो काम होता है, एक नरिशमेंट प्रोवाइड करना और दूसरा लुब्रिकेशन। ठीक है। ये उसी का स्ट्रक्चर है जो हम लोग बात कर रहे थे, जो कन्वोल्यूटेड ट्यूब्स आप लोग देख रहे हैं। ये सारे क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो आप ऑलरेडी जानते हो, जैसे आप देख रहे थे यहाँ पे, तो ये राउंड क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। उसके अंदर में क्या थे? स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइड, स्पर्मेटिड, और ये दो खाली जो बीच में स्पेस है ये सारे क्या है? इंटरस्टिशियल सेल्स या लेडिक सेल्स, जो आप लोग यहाँ डायग्राम में देख रहे हो। ठीक है, उसी का बड़ा बहुत डायग्राम। तो अंदर देखोगे तो इस तरह के आपके स्पर्मेटोगोनिया डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स दिखाई देंगे। और जो आप प्रोड्यूस हो रहा था, कौन प्रोड्यूस हो रहा था? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। सो बिटवीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एंड क्लस्टर्स ऑफ एंडोक्राइन सेल्स आर दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, कई सारे सेल्स के बीच जो खाली जगह होती है उसमें कौन पाया जाता है? लेडिक सेल और इंटरस्टिशियल सेल्स। उसको एंडोक्राइनोसाइट्स भी बोलते हैं, इंटरस्टिशियल एंडोक्राइनोसाइट। दिस सेल्स सीक्रेट लेडिक सेल्स का काम क्या है? क्या सीक्रेट करना? मेल सेक्स हार्मोन एंड्रोजन, द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफ व्हिच इज टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन कहां प्रोड्यूस हो रहा है?
लेडिक सेल्स में या फिर इंटरस्टेशियल सेल्स में, ठीक है। तो स्पर्म का स्ट्रक्चर आप लोग ऑलरेडी आप लोग अपने पिछले सेमेस्टर में पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है। स्पर्म सेल्स आर अमंग द स्मॉलेस्ट इन बॉडी, साइज अप्रोक्सीमेटली 1/20, अगर 2 मिलीमीटर का 1 पार्ट, ठीक है। 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है? 10 मिलीमीटर। सिंपल कंस्ट्रक्शन, हेड और टेल इज फ्लैजेलम, वेपिंग मूवमेंट प्रोवाइड्स मोटिलिटी। जो आपके जो स्पर्म्स होते हैं उसमें टेल्स होते हैं, उसका पर्पस क्या है? स्विम करना। जब फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जब डिपॉजिट होते हैं तो उनको स्विम करके कहाँ जाना पड़ता है? एग तक जाना पड़ता है। सो टेल इज फ्लैजेलम, वेपिंग मूवमेंट, ऐसे ऐसे करके स्विम करते हैं, ठीक है। बेस ऑफ द टेल कंटेन्स अ कॉइल माइटोकॉन्ड्रिया टू प्रोवाइड पावर फॉर मूवमेंट, ठीक है। हेड कंटेन्स न्यूक्लियस एंड एन ऑर्गेनल कॉल्ड एक्रोसोम। एक्रोसोम कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स दैट हेल्प्स स्पर्म टू पेनिट्रेट एग। तो जब एग के साथ जब फर्टिलाइजेशन होता है तो इस जो एक्रोसोम होते हैं उसमें कुछ केमिकल्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होती हैं, जो उसमें क्या करेंगे? ओपनिंग करके स्पर्म अपना अंदर का न्यूक्लियर मटेरियल को एग के अंदर में ट्रांसमिट करता है। तो अगर आप देखोगे डायग्राम तो बिल्कुल इस तरह का डायग्राम होता है। एक्रोसोमल कैप, न्यूक्लियस, सेंट्रियोल, ठीक है, याद है? ये मिडिल पीस हो गई, है हेड पीस हो गई, और वो टेल पीस, ये फ्लैजेलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और ये सारी चीजें पाई कहाँ जाती है? डेवलप कहाँ होता है? कहाँ होता है? सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिफेरस ट्यूब्यूल के ऊपर आप देखोगे एक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एपिडिडाइमिस, ठीक है। तो टेस्टिस, और यहाँ पे दिख रहा है ये जो आप देख रहे हो ये क्या है? बॉडी ऑफ एपिडिडाइमिस। क्या इसके कैसे प्रोनाउंस करोगे? एपिडिडाइमिस, ठीक है, एपिडिडाइमिस, ठीक है। तो ये भी काफी कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है। उसके क्या पर्पस है देखते हैं हम लोग। सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स मर्ज इनटू अ लार्ज सेट ऑफ ट्यूब्यूल्स कॉल्ड रेटिटेस्टिस। रेटिटेस्टिस कहाँ जाएगी? रेटिटेस्टिस अल्टीमेटली ड्रेन्स इनटू अ लार्ज ट्यूब्यूल्स। तो पहले सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में कौन आएगा? रेटिटेस्टिस। रेटिटेस्टिस से कहाँ जाओगे? एपिडिडाइमिस। तो लार्जर ट्यूब्यूल्स कॉल्ड एफरेंट डक्ट्स। एफरेंट डक्ट कहाँ जाके ओपन होगा? एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस के 3 पार्ट होते हैं, हेड, बॉडी एंड टेल। टेल ऑफ एपिडिडाइमिस इंक्लूड डायलेट्स इनटू डक्टस एफरेंस, जो यहाँ पर डायग्राम आप लोग देख रहे थे, ठीक है। ये ओवरऑल स्ट्रक्चर आप थोड़ा सा देखोगे तो वही है। So sperms are stored at the distal end of the old basonephric duct or at the distal end of ductus deferens. Ductus deferens किसका पार्ट था? एपिडाइमिस का जो दूसरा पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं? टेल ऑफ एपिडाइमिस। टेल ऑफ एपिडाइमिस की क्या होती है? थोड़ी सी स्वेलिंग हो जाती है। क्या होती है? डायलेशन का मतलब हल्का सा उसका स्ट्रक्चर, इसका बोलते हैं कंस्ट्रिक्शन, इसको क्या बोलते हैं? डायलेशन। तो डायलेशन हो जाएगी उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? एपिडिडाइमिस का डक्टस डेफरेंस। और जो स्पर्म्स हैं वो कहाँ स्टोर्ड होते हैं? एपिडिडाइमिस के डक्टस एफरेंस में, ठीक है, डेफरेंस में। सो द डिस्टल एंड बीट दैट अटैचेस टू द टेस्टिस कॉल्ड द एपिडिडाइमिस। तो अगर आप देखोगे, अगर ये स्क्रोटम में देखोगे तो स्क्रोटम में क्या है? टेस्टिस। इसके अंदर में क्या थे? सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स। और यहाँ ऊपर में आप जो ये स्ट्रक्चर देख रहे हो क्या है? एपिडिडाइमिस। और एपिडिडाइमिस के डक्टस डेफरेंस में स्पर्म्स, यहाँ स्पर्म्स प्रोड्यूस होंगे, स्टोर कहाँ रहेंगे? यहाँ, ठीक है। तो रिलीज के पहले तक वो कहाँ स्टोर होता है? डक्टस डेफरेंस। क्लियर ऑल ऑफ यू यहाँ तक? ओके। So ductus deferens passes up the spermatogenetic cord and into the body through inguinal canal. Inside body, right and left ducts deferens pass canally over the uterus. Uterus के ऊपर से cross करते हैं, then loops dorsal to the behind the urinary tract. उसके position की बात है. As each duct passes behind, कहाँ dorsal it has the appendages to a gland called seminal vesicle. Just prior to attachment to the seminal vesicle, the ductus enlarges into ampulla. अभी हम डायग्राम में दिखा देंगे. The ampulla is the position of the sperm storage prior to ejaculation. The epididymis, इजैकुलेशन मतलब मेल्स में जब स्पर्म रिलीज होते हैं उस प्रोसेस को इजैकुलेशन बोलते हैं। तो इजैकुलेशन के पहले क्या होता है? एम्पुला में स्पर्म्स क्या होते हैं? स्टोर्ड होके रहते हैं, ठीक है। नाउ तो यहाँ पे आप लोग देखोगे वही स्ट्रक्चर जा रहा है। यहाँ से आप लोग देख रहे थे, यहाँ से एपिडिडाइमिस और यहाँ होते हुए जा रहा है। इसको हम लोग क्या बोले? वास डेफरेंस। वास डेफरेंस आप देखो यूरेटर से होते हुए फिर जा रहा है और आके कहाँ मिल रहा है? वो ब्लडर से आपका कौन सा आ रहा है? यूरिन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? यूरेटर। तो यूरेथ्रा ट्यूब पे आप देखोगे ये गया ऊपर से आके कहाँ कनेक्ट हो रहा है? ब्लैडर के थोड़े नीचे यूरेथ्रा में आके वो ट्यूब कलेक्ट हो जाता है। इसका मतलब यूरिन के लिए एज वेल एज स्पर्म के लिए जो ट्यूब होती है वो क्या होती है? कॉमन। क्लियर ऑल ऑफ यू? ना उसके बाद आप लोग देखोगे हम लोग कई सारे ग्लैंड की बात करेंगे। यहाँ पे आप देखोगे कौन सा ग्लैंड है? प्रोस्टेट ग्लैंड है। ऊपर में आप कौन सा था? सेमिनल वेसिकल दिख रहा है, सेमिनल वेसिकल, और ये कौन सा है? प्रोस्टेट, ठीक है। तो उनका भी कुछ फंक्शन है। तो वही है, नोटिस हाउ द स्पर्मेटिक कोर्ड लूप्स वेंट्रल टू द अटैचमेंट ऑफ द यूरेटर, ठीक है, टू द ब्लैडर। तो सेमिनल वेसिकल का काम क्या है?
प्लास्टर्ड अप अगेंस्ट द डोर्सल साइड ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड का मतलब ये हार्मोन्स या कुछ और सीक्रेट करेगा, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। ये क्या प्रोड्यूस करता है? देखो, स्पर्म एंड सीमेन बोथ आर डिफरेंट थिंग। सीमेन के अंदर में स्पर्म होता है, जो सेमिनल फ्लूइड होती है उसके अंदर में क्या प्रेजेंट होता है? स्पर्म। तो सीमेन में सिर्फ स्पर्म नहीं होता, स्पर्म के अलावा और क्या होता है? देयर आर सर्टेन सिक्रीशंस। सो एक्सोक्राइन ग्लैंड इट प्रोवाइड्स सिक्रीशंस दैट मेक मोस्ट ऑफ द सेमिनल फ्लूइड। इस फ्लूइड का पर्पस क्या होता है? फ्लूइड लुब्रिकेट्स पाथ ऑफ द एग्जिटिंग स्पर्म, जो स्पर्म्स निकले उसके लुब्रिकेट। इसके अलावा स्पर्म्स को भी जिंदा रहना है, दे आल्सो वांट्स न्यूट्रिशन, सो फ्लूइड इज एनर्जी रिच। जो सेमिनल वेसिकल का जो सिक्रीशंस होते हैं वो क्या होता है? एनर्जी रिच होता है। ये स्पर्म्स को क्या प्रोवाइड करते हैं? नरिशमेंट, प्रोवाइड फूड फॉर स्पर्म। दूसरी चीज, जो सेमिनल वेसिकल्स के सिक्रीशन होते हैं ये स्लाइटली अल्कलाइन होते हैं। क्यों अल्कलाइन होते हैं? क्योंकि फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है उसका वो क्या होता है? स्लाइटली एसिडिक होता है। तो स्लाइटली एसिडिक एनवायरनमेंट में अगर एज इट इज स्पर्म अगर रिलीज हो जाएंगे तो स्पर्म की क्या हो जाएगी? डेथ। फर्टिलाइजेशन के पहले उनका, क्योंकि स्पर्म्स को स्विम करके एक तक जाना है फैलोपियन ट्यूब में, वहां जाने के पहले उनकी क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। तो उस एसिडिक एनवायरनमेंट को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो सेमिनल वेसिकल का सिक्रीशन होता है वो क्या होता है? स्लाइटली अल्कलाइन। सो इट हेल्प्स टू न्यूट्रलाइज स्लाइटली एसिडिक एनवायरनमेंट ऑफ वजाइना। वंस बियॉन्ड द सेमिनल वेसिकल द डक्टस इज रेफर्ड टू एज, एक बार सेमिनल वेसिकल के आगे जब जाओगे तो उस डक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? एज इजैकुलेटरी डक्ट, जहां से स्पर्म रिलीज होगा। ठीक है, तो एक हो गया सेमिनल वेसिकल, उसमें कंट्रीब्यूट करता है। सेमिनल वेसिकल के अलावा दूसरा जो ग्लैंड वहां पे कंट्रीब्यूट करेगा वो कौन सा हो गया? प्रोस्टेट ग्लैंड। सो ejaculatory ducts, हेलो, हाँ सर बताएं। हाँ। कोई इशू नहीं, तो आप देख, हम देखते हैं, हम लेते आएंगे। ठीक है, आप रिलैक्स कर लीजिए, आप रिलैक्स होकर आप उधर देख लीजिए। हम क्योंकि दो लोग रहेंगे तो फिर कंफ्यूजन होगा, तो हम यहाँ से क्लास में भी हैं, क्लास से फिर हम देख लेंगे, हम मैनेज कर लेंगे। ठीक नहीं, आप रहने दीजिए, हम मैनेज कर लेंगे। ठीक है, हम आज मैनेज कर लेंगे। ठीक है। तो सेमिनल वेसिकल के अलावा एक और ग्लैंड है, उसका नाम क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड। इजैकुलेटरी डक्ट्स कम टुगेदर टू जॉइन द यूरेथ्रा विद द मास ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है? सिंगल मिड लाइन ग्लैंड जस्ट इंफीरियर टू यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, प्रोस्टेट इज द मास ऑफ पेनिट्री टिश्यू, ग्लैंडुलर टिश्यू एंड स्मूथ मसल। प्रोस्टेट के सिक्रीशन क्या होता है इसमें? एक और यहाँ पे क्या है? फ्रुक्टोज, दैट आल्सो प्रोवाइड्स नरिशमेंट। एट द सेम टाइम इसमें और क्या प्रोड्यूस होते हैं? प्रोस्टाग्लैंड। प्रोस्टाग्लैंड का पर्पस क्या? प्रोमोट यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन टू हेल्प फैसिलिटेट स्पर्म मूवमेंट ऑफ यूटेरस इनटू फैलोपियन ट्यूब। तो जब फीमेल्स में जब स्पर्म ट्रांसफर होते हैं तो प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है? जो यूट्रिन, जो फीमेल्स के अंदर में जो यूट्रिन है, यूट्रिन का कॉन्ट्रैक्शन होगी तो स्पर्म्स क्या होंगे? अंदर की तरफ स्विम तो कर ही रहे हैं, प्लस यूट्रिन ट्रैक्ट्स में जब कॉन्ट्रैक्शंस होंगे तो अंदर की तरफ वो सक किए जाएंगे। तो फीमेल्स में जो यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको प्रमोट करने के लिए क्या प्रेजेंट होता है? प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन कौन प्रोड्यूस करता है? ठीक है, तो इसका रोल मेल्स में नहीं है, इसका रोल कहाँ है? फीमेल्स में। सो प्रोस्टाग्लैंडिन्स प्रमोट यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन टू हेल्प फैसिलिटेट स्पर्म मूवमेंट अपवर्ड। पहले जाएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, यूटेरस, यूटेरस होते फिर कहाँ जाना है? फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब में प्रमोट करने के लिए कौन होता है? प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ठीक है ना। इसके अलावा देयर आर एक बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स होते हैं, पेयर ऑफ ग्लैंड्स एट द बेस्ट ऑफ प्रोस्टेट। इनका भी फंक्शन क्या है? टू सीक्रेट अल्कलाइन पीएच एंड लुब्रिकेशन ऑफ ग्लैंड्स ऑफ पेनिस। ये भी कुछ सिक्रीशंस करते हैं। ठीक ना। फिर जब मेल से स्पर्म से रिलीज हो जाएंगे, सीमेन रिलीज हो जाएगा, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इजैकुलेशन। सिंपैथेटिक फाइबर्स इनर्वेट स्मूथ मसल ऑफ डक्टस डिफरेंट प्रोड्यूस फोर्सफुल। तो ये रिलीज कैसे होता है? पेरिस्टाल्टिक, एंटी पेरिस्टाल्टिक। अगर आप लोग ऑब्जर्व किए होंगे ये काफी फोर्सफुल मूवमेंट होता है। जब आप लोग खाना खाते हो तो खाना आपके माउथ से होते हुए आपके स्टोमक में जाती है, स्टोमक से होते हुए, ठीक है, इंटेस्टाइन वगैरह से होते हुए रेक्टम से बॉडी से बाहर निकल जाती है। इसको कौन सा मूवमेंट कहते हैं? पेरिस्टाल्टिक। और कई बार अगर आप लोग का खाना नहीं पचता या तबीयत खराब होती है तो आप लोग को वोमिटिंग आती है। वोमिटिंग आपके कंट्रोल में नहीं रहता है कि मन नहीं किया तो नहीं करेंगे। जब आनी है तो इतने फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन होता है कि अंदर से क्या होता है? बाहर। सारे ट्यूब्स बॉडी के क्या होते हैं? एकदम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और बाहर अंदर आ जाता है। बिल्कुल वैसे ही जब इजैकुलेशन होती है तो वहां पे क्या होता है? कौन सा मूवमेंट है?
पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन, फोर्सफुल पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन और स्मूथ मेथड ऑफ डस्टक डिफरेंस उसमें होगा और स्पर्म्स बाहर क्या होंगे, इजेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो पेरिस्टाल्सिस प्रोपेल्स स्पर्म एंड सेमिनल फ्लूइड आउट ऑफ डिस्टल एंड ऑफ यूरेथ्रा। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के ऊपर। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आप देखोगे कंपैरिजन है, मुझे निश्चित पे कल टाइम नहीं मिला था, नहीं बता पाए थे। तो स्पर्मेटोजेनेसिस है, उसके बगल में आप देख रहे हो किसका डायग्राम है, oogenesis। तो पहले हम लोग आज स्पर्मेटोजेनेसिस फोकस करते हैं, टाइम परमिट तो oogenesis हम लोग देख लेंगे। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में आ जाओ, तो जब स्पर्म रिलीज होती है तो आप देखोगे जो सीमेन, हम क्या बोले, स्पर्म एंड सीमेन और बोथ द सेंस। जो मेल्स में रिलीज होता है वो सीमेन होता है। सीमेन में क्या प्रेजेंट होता है, स्पर्म, और उसके अलावा दूसरी फ्लूइड्स भी होती है। तो सीमेन में आप देखोगे कि स्पर्म का कंसंट्रेशन कितना है, 5% स्पर्म है। 65% जो सिक्रीशन होता है वो किस चीज का होता है, सेमिनल वेसिकल, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, म्यूकस, ठीक है, फ्रुक्टोज एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स। 30% ऑफ सिक्रीशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। तो 65 सबसे ज्यादा कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, सेमिनल वेसिकल फॉलोड बाय प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, और प्रोस्टेट ग्लैंड में आप देखो वही पीएच इसका क्या होता है, कम होता है। ठीक है, नॉर्मल पर्सन टू पर्सन जो सीमेन का जो वॉल्यूम होता है वेरी करता है। हेल्दी पर्सन में अगर आप देखोगे तो नॉर्मल वैल्यू इज अराउंड 2 ml। ठीक है, कंसंट्रेशन अगर स्पर्म का देखोगे इट्स 20 मिलियन पर ml। मोटिलिटी, अब सीमेन होना ही सब कुछ नहीं है। कई बार कुछ लोग क्या होते हैं, फर्टाइल होते हैं, पर फर्टाइल होकर फर्टाइल नहीं होते हैं, उनके बच्चे नहीं आते हैं, क्योंकि कई बार जो स्पर्म होते हैं उनमें मोटिलिटी नहीं होती, मूवमेंट नहीं होती है। स्पर्म प्रोड्यूस हो रहे, सीमेन प्रोड्यूस हो रहा है, बट स्पर्म जो उसका स्विमिंग एबिलिटी है वो है ही नहीं, मोटिलिटी है ही नहीं। तो इस तरह का स्पर्म का कोई मतलब नहीं होता। तो कम से कम जो आप देखते हो 100% स्पर्म्स मूव नहीं करते हैं। मोटिलिटी कितने की है, 40%। नॉर्मल में मोर देन 40%, इट शुड बी मोर देन 40%, तब जाके वो पर्सन, ऐसे थ्योरेटिकली जाओगे तो एक स्पर्म सफिशिएंट है एक ओवा को फर्टिलाइज करने के लिए, पर प्रैक्टिकल ग्राउंड रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। क्योंकि स्पर्म्स जब रिलीज होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट हॉस्टाइल एनवायरनमेंट। चैलेंज हर समय है, पैदाइश से लेके अभी तक। ठीक है, सबसे पहला चैलेंज वही होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव इज अ वेरी हॉस्टाइल एनवायरनमेंट। वो बिल्कुल फेवरेबल नहीं होता स्पर्म्स के लिए। स्पर्म्स वहां सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, तो मिलियन ऑफ स्पर्म्स में से कोई एक बेचारा सर्वाइव करके जाके फर्टिलाइज करेगा, वो भी कई बार ट्राई करने के बाद। ठीक है, बहुत ऐसा ही होता है। ठीक है, इट्स नॉट दैट इजी। बस आप ये समझ लो कि, तो बताने का पर्पस है कि यहाँ मोटिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। मोटिलिटी, पीएच, दे हैज गॉट अ इंपॉर्टेंट। प्लीज इसको आप लोग बायोलॉजिकल सेंस में पढ़ोगे, ठीक है, हेल्दी सेंस में। ओके, नाउ ये समझ में आया आप लोग को। ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके थे स्पर्मेटोगोनिक सेल्स, सर्टोली सेल्स एंड लेडिक सेल्स। क्लियर, ये सब ऑलरेडी हम लोग डिस्कस है। तो जब आप लोग सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में जाओगे तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या होता है, कन्वोल्यूटेड होता है। दिस ट्यूब्यूल्स आर सराउंडेड बाय 3 to 4 layers of smooth muscle cells. The inside of the tubules are lined with seminiferous epithelium which consists of 2 जनरल टाइप ऑफ सेल्स। कौन कौन सा, स्पर्मेटोगोनियम एंड सर्टोली सेल्स। यहाँ देखो, यहाँ पे कौन कौन सा, स्पर्मेटोगोनियम एंड सर्टोली सेल्स। दो तरह के सेल्स, स्पर्मेटोगोनियम एंड सर्टोली सेल्स। क्लियर ऑल ऑफ यू। और बाहर में कौन था, इंटरस्टिशियल स्पेस में इंटरस्टिशियल सेल्स या फिर लेडिक सेल्स। सॉरी, हम थोड़ा फास्ट जा रहे हैं, टारगेट 1 घंटे में कंप्लीट करना है। वी डोंट हैव मच टाइम, 2 क्लास में नहीं ले आ सकते हैं, तो पहले से हम सॉरी बोलते हैं। ठीक है, तो 2 तरह के स्पर्मेटोगोनियम एंड सर्टोली सेल्स। स्पर्मेटोगोनियम इज एन अनडिफरेंशिएटेड मेन जर्म सेल्स अंडरगो स्पर्मेटोजेनेसिस टू फॉर्म मैच्योर स्पर्मेटोगोनियम। इसमें भी आप देखोगे कई तरह का, देयर आर सब टाइप्स ऑफ स्पर्मेटोगोनियम, टाइप ए, टाइप बी। इसका मतलब यहां से आप लोग देखोगे, जब हम यहां बात करेंगे इधर आएंगे, यहाँ स्पर्मेटोगोनिया को हम कह रहे हैं टाइप ए डी। क्या है, ए डी। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ए बी, या ए डी, ए पी, फिर टाइप बी। तो सबसे पहले क्या है, टाइप ए डी। डी का मतलब अभी हम बताएंगे, डी का मतलब डार्क। टाइप ए डी स्पर्मेटोगोनिया, फिर कौन उसे प्रोड्यूस हो रहा है, टाइप ए पी स्पर्मेटोगोनिया, फिर उसके बाद कौन आएगा, टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्लियर। और उधर कौन हो रहा है, ए डी स्पर्मेटोगोनियम। तो इस चीज को अभी आप लोग समझोगे जब हम जो यहाँ पढ़ा रहे थे ना। तो ऊपर पहले आ जाओ, टाइप ए, तो डी का मतलब डार्क, पी का मतलब पे। ठीक है, तो टाइप ए डार्क सेल्स में डार्क न्यूक्लियाई होती है, डू नॉट यूजुअली अंडरगो एक्टिव माइटोसिस। टाइप ए डजंट अंडरगो एक्टिव माइटोसिस। और जो पेल सेल होंगे टाइप, तो इसी को हम लोग क्या रिप्रेजेंट किए थे, ए पी। कौन सा, ए पी। स्पर्मेटोगोनियम 2 तरह का था, ए डी एंड ए पी। ए डी डजंट अंडरगो एक्टिव माइटोसिस और ए पी
विद पेल न्यूक्लियाई, उतना डार्क नहीं होते, इनका कलर क्या होता है, लाइट होता है। दे अंडरगो एक्टिव माइटोसिस, दिस सेल्स डिवाइड टू प्रोड्यूस टाइप बी सेल्स। टाइप बी सेल्स क्या है, दे डिवाइड टू गिव राइज टू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है। और यहाँ हम लोग बात करें सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स आर द सोमैटिक सोर्स ऑफ द टेस्टिस दैट आर एसेंशियल फॉर testis formation and spermatogenesis. Sertoli cells facilitate the progression of germ cells to spermatozoa by direct control, by controlling the environment milieu, अगर जो pH वगैरह environment है और जो nutrition वो सब control करते हैं within the seminiferous tubule. Spermatogenesis, so it is a process in which spermatozoa produce from spermatogonial stem cells. तो starting में कौन से सेल है spermatogonium में, spermatogonium, उससे क्या प्रोड्यूस होगा, स्पर्मेटोजोआ बाय दो प्रोसेस आएंगे, माइटोसिस एंड मियोसिस। सो इट ऑकर्स इन द टेस्टिस। तो यहाँ पे आप देखोगे जो आपका स्पर्मेटोगोनिया होता है उसका नंबर क्या है, ये डाइप्लॉइड है, क्या है, डाइप्लॉइड। स्पर्मेटोगोनिया आपका डिप्लॉइड होता है 2n, उसके बाद माइटोसिस होगी और ग्रोथ होगी और फिर क्या बनेगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी क्या है, डिप्लॉइड। फिर पहला होगा मियोसिस 1, मियोसिस 1 होने के बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगी। पहला कौन था, स्पर्मेटोगोनिया, फॉलोड बाय प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फॉलोड बाय टिल प्राइमरी, तो स्पर्मेटोगोनिया से माइटोसिस एंड ग्रोथ, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर मियोसिस 1 एन। अब डाइप्लॉइड से क्या बन गया, हैप्लॉइड। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। फिर कौन सा मियोसिस होगा, मियोसिस 2। मियोसिस सेकेंड के बाद फिर क्या बनेगा, एनएन। तो कितना, 2n से कितना बना, 2, और मियोसिस 2 के बाद कितना बन गया, 1 2 3 4। एक स्पर्मेटोगोनिया से कितने स्पर्मेटोजोआ बने, 4, ठीक है, 1 2 3 and 4। So this is spermatid and followed by differentiation it becomes sperm. Clear all of you? So this is the process of spermatogenesis. तो इसी की हम लोग बात करें, सेल्स ऑफ स्पर्मेटोजेनिक प्रोसेस। सबसे पहले कौन है, स्पर्मेटोगोनिया आर द फर्स्ट सेल्स ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। सबसे ऊपर दिख रहा है टाइप एडी, डार्क। फिर कौन आएगा, तो उसमें भी देखो कि टाइप एडी के बाद पेल स्पर्मेटोगोनियम, फिर टाइप बी स्पर्मेटोगोनियम, उसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो दे अपीयर लार्जर देन स्पर्मेटोगोनिया, इसके तुलना में इनकी साइज क्या होती है, बड़ी होती है। दे इमीडिएटली एंटर द प्रोफेस ऑफ द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। ये कहां चले जाएंगे, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन विच इज एक्सट्रीमली प्रोलॉन्ग्ड। उसके बाद secondary spermatocyte smaller than the primary stage rapidly enter the and complete the second meiotic division। तो जो अभी आप लोग ऊपर के स्लाइड में देखे, माइटोसिस, प्राइमरी स्पर्म, मियोसिस, ये सब दिख रहा है। और फाइनली क्या फॉर्मेशन होगा आपका, स्पर्म, ठीक है। सो स्पर्मेटिड्स formed from the division of secondary spermatocytes, they are small with an initially very light nucleus। उसके बाद कौन बनेगा स्पर्मेटिड से, spermatozoa। The mature human spermatozoa is about 60 micrometer long and actively motile, काफी अच्छे से स्विम करता है। उसमें मोटाइल का मतलब मोटिलिटी, मूवमेंट। इट इज डिवाइडेड इनटू हेड, नेक एंड टेल, आप लोग उसका स्ट्रक्चर जानते हो। तो इसी प्रोसेस को फिर क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस। स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस क्या है, इज द फाइनल स्टेज ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का जो फाइनल स्टेज होता है उसको क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस, जिसके दौरान क्या होगा, दिस इज द मैच्योरेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स। मैच्योर होंगे, किसमें मैच्योर होंगे, मोटाइल स्पर्मेटोजोआ। तो स्पर्मेटोजोआ का जहां फॉर्मेशन होगा उसको क्या, तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ, स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। ये उसी का डायग्राम है, आप लोग यहाँ से देख लेना। यही अगर आप एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को दिखाई देगा तो क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्मेटोगोनिया, और उसके बाद जितने तरह के सेल्स पड़ते गए, फाइनली ये कौन है, ठीक है, हाँ। तो ये उसी का डायग्राम है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में किस तरह से वो फॉर्म होते हैं। तो उसी को अगर आप हिस्टोलॉजी करोगे तो इस तरह से आपको दिखाई देंगे, स्पर्मेटोगोनिया, सर्टोली सेल्स, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, स्पर्मेटिड्स, मैच्योरेशन फेज, धीरे धीरे देखो यहाँ पे मैच्योर हो रहा है, और फिर उसके बाद क्या होगा, उनका फॉर्मेशन हो जाएगा। हिस्टोलॉजी में बिल्कुल ऐसे ही दिखता है। और अगर इसी को डायग्राम में देखोगे तो आप लोग डायग्राम देखो, बहुत अच्छे से क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। इंटरस्टिशियल सेल्स, बेसल लैमिना, बेसल लैमिना के बाद आप देखोगे कौन है, स्पर्मेटोगोनियम, स्पर्मेटोगोनियम के बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर अर्ली स्पर्मियोजेनेसिस, और स्पर्मियोजेनेसिस के पास कौन है यहाँ पे, स्पर्म, ठीक है। तो बिल्कुल इस तरह से फॉर्मेशन होता है।
हाँ मोरलेस इसको एक ही हम लोग बोलेंगे, ठीक है। टर्म्स रख सकते हो, ठीक है। एक्चुअली इस प्रोसेस में अभी तुम क्या बोल रहे हो, अर्ली स्पर्मेटिड्स और उसके बाद ये क्या बोल रहे हो, लेट स्पर्मेटोजेनेसिस, और यहाँ पे कौन प्रोड्यूस हो रहा है। एक्चुअली वर्ड इसलिए है कि वो प्रोसेस तुम्हारा क्या था, स्पर्मेटोजेनेसिस। वहाँ फॉर्म कौन हो रहा है, स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ जब रिलीज हो जाते हैं तो दे आर नोन एज स्पर्म, रिलीज होने के बाद, ठीक है। बस एक मिनट, हाँ, बस तो यहाँ एक बात देख लो, तो वही है, यह सारे स्टेज जो हम लोग बात कर रहे थे, तो वही। तो यहाँ आके आपका क्या फॉर्म हो गया, यहाँ पे आके कौन सेल्स फॉर्म हो गए, क्लियर। उसी का और फर्दर क्लियर डायग्राम है, ठीक है। तो यहाँ तक कैसे दिख रहे, देखो वही का स्पर्मेटोगोनिया, माइटोटिक डिवीजन, ये सब आप देखते जाओ। सेकेंड मेयोटिक डिवीजन, उसके बाद कौन है, स्पर्मेटिड्स, हैप्लॉइड, और उसके बाद स्पर्म सेल्स जो हुई क्या होंगे, एंड ये अगर रिलीज हो जाएंगे तो दे आर फ्री टू, ठीक है, बॉडी से बाहर जाएंगे। तो स्पर्म्स का फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया। सो स्पर्मेटोजेनेसिस इज द फाइनल स्टेज ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, व्हिच इज द मैच्योरेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स इनटू मैच्योर मोटाइल स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म, ठीक है, क्लियर। स्पर्मेटोजोआ एंड स्पर्म आर बोथ प्राइवेट कर देना बिना सब्सक्राइब के देखने। उसका भी कई सारा प्रोसेस होता है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो शुरू में स्पर्मेटिड न्यूक्लियस जैसी होती है, फिर सेंट्रियोल्स आएंगे, फिर माइक्रोट्यूब्यूल, फिर फ्लैजेलम डेवलप होगा, और फाइनली आप जाके देखोगे तो प्रोसेस में मैच होती है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जो यहाँ से यहाँ तक देख रहे हो। ऐसा नहीं कि स्पर्म स्टार्टिंग में यहाँ से होती है और खत्म कहाँ होती है, यहाँ। तो स्पर्मेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस by which haploid round spermatids पहले कैसे होते हैं, राउंड स्पर्मेटिड्स कंप्लीट इनटू है, उसके बाद कई सारा सीरीज होगा, एक्सट्रैक्ट होगा, टू बिकम स्ट्रीमलाइंड स्पर्मेटोजोआ कैपेबल ऑफ मोटिलिटी। स्पर्मियोजेनेसिस begins after sporocytes complete two quick successive meiotic reductive division to produce haploid round of spermatids। हमारा जो पर्पस था वो कंप्लीट हो रहा है, डोंट वरी। क्लियर यहाँ तक, ये उसी का है, आप लोग पढ़ दोगे मैच्योर स्पर्म। तो स्पर्मेटोजेनेसिस देखो, गोल्गी फेज होगा, कैप फेज होगा, एक्रोसोम फेज होगा, एंड मैच्योरेशन फेज। उतना आपकी डिटेल में नहीं है सिलेबस में। द शेप ऑफ अ ह्यूमन स्पर्म सेल इज, जब तक है तब तक सुन लो, इज अडैप्टेड टू इट्स फंक्शन। ये कैसा दिखता है स्पर्म, आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक्रोसोम आपने सेकंड सेम में पढ़े थे, एक्रोसोम, ठीक है, हेड, बॉडी, टेल एंड, ठीक है। ये हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर लो क्यों। तो यहाँ एक चीज इंपॉर्टेंट है, पढ़ दो, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। यहाँ एक थोड़ा सा मिसकंसेप्ट था जिसको दूर करने के लिए स्लाइड इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स एंड एंट्री इनटू अर्ली प्रोफेज 1 बिगिंस ड्यूरिंग एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट। यहाँ तक आपका कब हो जाता है, ड्यूरिंग। तुम्हें भेज दिए हैं, क्या करोगे फोटो लेके, तुम्हारे पूरा पीपीटी भेज दिए हैं तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुप में। अच्छा देख के पढ़े तब, ठीक। Formation of primary spermatocytes and entry into early prophase 1 begins during early embryonic development. Spermatogenesis is then arrested. उसके बाद embryonic development के बाद ये spermatogenesis process क्या होता है, arrest होके रहता है until puberty। तो आप लोग जो बचपन से इतने बड़े थे तब तक वो क्या था, वो प्रोसेस कहाँ था, अरेस्टेड था। उसके बाद जब 16, 17, 80s के बाद 18 के, इसी के बाद अब सारे चेंजेस, इसलिए स्लोली आउट। अब प्यूबर्टी का मतलब समझ में आ रहा है, प्यूबर्टी होने के बाद क्यों बॉडी में इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस देन अरेस्टेड अंटिल प्यूबर्टी। टेस्टोस्टेरोन एंड इट्स मेटाबोलाइट्स आर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ मियोसिस एंड स्पर्मेटोमैच्योरेशन। और ये प्रोडक्शन कब स्टार्ट होगा, जब आप प्यूबर्टी में आओगे। A number of paracrines may also be involved. The FSH is not essential for India. It enhances testosterone stimulated spermatogenesis। T stimulated मतलब testosterone, and at puberty acts with testosterone to stimulate proliferation of spermatolysis। ठीक है। इसके बाद हम लोग ऑलरेडी ये उसी का है। स्पर्मेटोगोनिया आप देखोगे सबसे पहले क्या है, माइटोसिस, FSH, और उसके बाद ये सीक्वेंस होते होते हैं और लास्ट में यहाँ तक आ रहा है, आप लोग पढ़ लेना ना। बस एक स्लाइड और हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बता देंगे, इसको आप लोग देख लोगे तो वही है। Gonadotropic releasing, तो hormonal control in male, regulation in males. Gonadotropic releasing hormone stimulates secretion of follicle stimulating hormone and luteinizing hormone, FSH and LH. This happens when there is a low concentration of testosterone, follicular stimulating hormone and LH,
बोथ प्रोड्यूस्ड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी डिवाइस करा रहे जो सुबह सुबह आपको वीडियो दिखाए थे बोथ आर प्रोड्यूस्ड बाय कौन सा पिट्यूटरी एंटीरियर पिट्यूटरी रिस्पांसिबल फॉर स्टिमुलेटिंग